हेलो स्टूडेंट्स, मानव जनन तंत्र अपन ने कंप्लीट किया। उसमें फिर अपन ने जनन में हार्मोन की भूमिका और जननिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ पॉइंट डिस्कस किए। अब जो अपन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, देखो लगभग जो अपना जूलॉजी वाला पोर्शन है ना, वो अपना कंप्लीट है, जिसमें अपन ने पूरा सेल स्ट्रक्चर को, पूरे सिस्टम्स वगैरह सारे पढ़े। और उसके बाद में अब जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। तो अपन ने कहा कि हमारा शरीर अलग अलग तंत्रों से मिलकर बना होता है। सारे तंत्र मिलकर जो काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, वो सारा मिलकर अपनी बॉडी चल रही है। अगर हमारे शरीर में, या किसी भी जंतु की बात कर लें, हमारे शरीर में किसी भी तंत्र के कार्य में, तंत्र या उसके जो अंग हैं उनके सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। देखो, अगर हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सिस्टम सामान्य कार्य कर रहे हैं तो हम हैं स्वस्थ। और अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन या सिस्टम्स का सामान्य कार्य बाधित हो रहा है या सामान्य कार्य नहीं हो पा रहा है, वो है रोग की स्थिति। तो रोग किसको कहेंगे? जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में शारीरिक अंग या तंत्रों के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसे रोग कहा जाता है। अब ये जो रोग हैं या सामान्य अंग या तंत्रों में बाधा जो उत्पन्न हो जाती है, वो किस वजह से हो जाती है, यानी रोग उत्पन्न किसकी वजह से हो जाते हैं, उसके आधार पे रोग जो हैं, मूल रूप से रोग दो प्रकार के बोले जाते हैं। ये जो रोग हैं इनको दो प्रकार से बोला जाता है। एक जो नाम दिया जाता है वो तो बोला जाता है अभी आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज या हेरेडिटरी डिजीज जो बोली जाती है, आनुवांशिक रोग। और एक बोली जाती है अर्जित या उपार्जित रोग। एक नाम देते हैं एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित या अर्जित रोग। तो एक तो नाम दिया जाता है आनुवांशिक रोग और एक नाम दिया जाता है अर्जित या उपार्जित रोग। इस तरह से नाम दिए जाते हैं। ये रोग तो ऐसे हैं जीन द्वारा, इनको अपन कह सकते हैं कि आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन, आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन से उत्पन्न रोग। अब आनुवांशिक संगठन का मतलब हो गया हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। सभी जंतुओं में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए में की जो स्ट्रक्चर है वो नाइट्रोजन का एक निश्चित क्रम है। उसी के आधार पर जो अपन पढ़ते हैं कि जीन का जो क्रम है निर्धारित होता है, उसके आधार पे ही सारे शरीर का निर्माण होता है। अब अगर आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली उस परिवर्तन के अनुसार नए लक्षणों का या हानिकारक या लाभदायक, जिस तरह की स्थिति बोले, उनका लक्षणों में परिवर्तन आएगा। तो ऐसे रोग जो आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन से होते हैं वो तो कहलाते हैं आनुवांशिक रोग। और ये ऐसे रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। यानी आनुवांशिक रोग वो हैं क्योंकि आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन से हुए ना, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। तो इनका संचरण जीन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, वो आनुवांशिक रोग हैं। अब दूसरा जो मैं नाम बता रहा हूं, ये आनुवांशिक रोग जो मैंने बताया, इसके एग्जाम्पल जैसे अपन कुछ लिख लें। एग्जाम्पल में ये नाम आया था पहले भी और फिर देखो बात कर रहे हैं अपन, हीमोफीलिया सुना है सबने। वह आनुवांशिक रोग जिसमें चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है। अपन ने रुधिर का थक्का, ब्लड क्लोटिंग पढ़ा था कि जब अपने चोट लगती है तो सामान्यतः 2 से 8 मिनट के दौरान रुधिर का थक्का स्वतः ही बन जाता है, रुधिर का बहना स्वतः ही बंद हो जाता है। हीमोफीलिया वो आनुवांशिक रोग है जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है। उसके बाद में दूसरा नाम लिख रहा हूं मैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया वो आनुवांशिक रोग जिसमें आरबीसी सिकुड़कर
हंसियाकार हो जाती है। सिकल इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है हंसिया। आरबीसी की जो सेल है वो सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है, तो उससे हीमोग्लोबिन का आयतन घट जाता है आरबीसी में। सिकल सेल एनीमिया एक बोला जाता है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा आनुवंशिक रोग में अपन बात करें, एक अपन नाम सुनते हैं सिंड्रोम, इसमें कई एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये भी आनुवंशिक विकार हैं। इसी प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसमें व्यक्ति प्राथमिक रंगों खासतौर से लाल और हरा में का भेद नहीं कर पाता है, उनको पहचान नहीं पाता है। तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिंड्रोम, वर्णांधता, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे अपन ने आनुवंशिक रोग के लिए। और ये रोग वो हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। फिर इसी में देखो अपन एक शब्द और सुनते हैं, जो अपन ने ये बताया आनुवंशिक रोग, उसी में एक शब्द इस तरह से भी आता है जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग का मतलब संतति में यानी संतान में जन्म से ही हो जाने वाला रोग। संतति या संतान में जन्म से ही हो जाने वाला रोग, वो कौन से रोग कहलाते हैं भाई? जन्मजात रोग कहलाते हैं। और जन्मजात रोग की बात करें तो ये ऐसे रोग हैं जो संतान में जन्म से आ गए। अब बताओ आनुवंशिक रोग तो जन्म से आते ही है, तो आनुवंशिक रोग इसके एग्जाम्पल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऑब्वियसली बनेंगे। तो ध्यान रखना सभी आनुवंशिक रोग जन्मजात भी होते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जैसे शिशु, अपन ने पढ़ा जनन तंत्र में, शिशु का पोषण गर्भाशय में माता के प्लेसेंटा संरचना द्वारा माता के रुधिर से होता है। प्लेसेंटा से माता का रुधिर शिशु में ट्रांसफर होता है, उससे उसका पोषण होता है। अब अगर माता के रुधिर में कोई भी रोग कारक मौजूद है और रुधिर के माध्यम से अगर वो शिशु में ट्रांसफर हो रहा है तो वो माता का रोग शिशु में भी आ जाएगा। और अब वो शिशु में वो गर्भधारण के दौरान पोषण से हो गया तो जन्म से वो रोग भी उसके अंदर पहुंच गया, वो भी इसमें आएगा। तो एक तो इसमें आएंगे आनुवंशिक रोग और एक आएंगे गर्भस्थ शिशु को माता के रुधिर से होने वाले रोग। गर्भस्थ शिशु को माता के रुधिर से जो रोग ट्रांसफर हो जाते हैं वो भी जन्मजात की श्रेणी में आएंगे, वो भी रोग भी इसकी श्रेणी में आएंगे, वो रोग भी इसमें आएंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर अपन एड्स की बात करें, HIV वायरस, अगर आपने पढ़ा हो पहले तो HIV वायरस का प्रसार माता के गर्भस्थ शिशु को प्लेसेंटा के माध्यम से माता के रुधिर से शिशु में ट्रांसफर हो जाता है HIV। अब कई बार इसी कंफ्यूजन में हमें ये, क्योंकि ये जन्म से हो गया तो कई बार हम बोल देते हैं आनुवंशिक रोग है। अब ये चीज समझना जरूरी है, आनुवंशिक जन्मजात में ये जो डिफरेंस आ रहा है, आनुवंशिक रोग शब्द अपन उनके लिए यूज करते हैं जो आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन से होते हैं। जन्मजात रोग उस शब्द उसके लिए यूज किया जाता है जो बच्चे में जन्म से होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जीन संरचना में परिवर्तन से हुआ। अब बताओ एड्स जन्मजात तो है क्योंकि बच्चे में जन्म से हो गया, माता के प्लेसेंटा से शिशु में आ गया, लेकिन ये आनुवंशिक नहीं कह सकते क्योंकि वायरस का रोग है। तो जो एड्स रोग है वायरस जनित रोग है, लेकिन माता से शिशु में ट्रांसफर हुआ जन्म से, इसलिए इसको जन्मजात रोग बोलेंगे। हेपेटाइटिस जो रोग है, हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है, लेकिन हेपेटाइटिस का वायरस, अगर माता को हेपेटाइटिस है और अगर उसका वायरस शिशु में जाएगा गर्भस्थ शिशु में तो उसको भी वो रोग होगा, पीलिया जो बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में। तो हेपेटाइटिस जो बोला गया वो भी इसी प्रकार से रोग हो गया। तो इस तरह की, जैसे अपन, ये मैंने 2 एग्जांपल लिखे। अब बताओ ये क्या है? जन्मजात तो है लेकिन आनुवंशिक नहीं है।
उस वैसे उत्पत्ति के आधार पे ये वायरस जनित रोग हैं, लेकिन माता से शिशु में ट्रांसफर हो रहे हैं, बच्चे में जन्म से आ रहे हैं, तो जन्मजात रोग काउंट होंगे। इनको हम आनुवांशिक नहीं कह सकते। आनुवांशिक रोग शब्द केवल किसके लिए आता है? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन के द्वारा आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन से हुए। अब देखो इधर, उपार्जित या अर्जित रोग, ये रोग ऐसे हैं जो वातावरणीय कारकों और इसमें खास तौर से रोग कारक से उत्पन्न रोग, यानी ये रोग आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन से संबंधित नहीं है। इन रोगों की उत्पत्ति का कारण है वातावरणीय कारक, जिनको अपन एक शब्द यूज करेंगे अभी अपन, रोग कारक। यानी ऐसे कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं वो रोग कारक या रोगजनक कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। और ये जो उपार्जित या अर्जित रोग होते हैं ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होते। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होते हैं। ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होते, इनको बोला जाता है उपार्जित या अर्जित रोग। अब ये रोग जो हैं उपार्जित या अर्जित रोग, इनको वापस से अपन दो तरह से डिवाइड करते हैं। इनको वापस से दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो बोले जाते हैं संक्रामक और एक बोले जाते हैं असंक्रामक। एक तो नाम देते हैं भी संक्रामक और एक क्या नाम देते हैं? असंक्रामक। इन्फेक्शियस और या कम्युनिकेबल बोलते हैं, अनकम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल हो गया संक्रामक रोग, ऐसा रोग जो तेजी से प्रसारित होता है, तेजी से प्रसारित और पूरी आबादी को प्रभावित। अब कईयों की आवाज आ रही है सर कोरोना कोरोना, भाई पूछो मत, पूरी आबादी प्रभावित। तो अगर आपसे पूछे कि कोरोना किस प्रकार का रोग है तो क्या नाम दोगे आप? संक्रामक रोग है, तेजी से प्रसारित, पूरी आबादी को प्रभावित करता है। और असंक्रामक, रोगी व्यक्ति तक सीमित। रोगी व्यक्ति तक सीमित, अन्य पर प्रभाव नहीं, अन्य पर प्रभाव नहीं, वो गया असंक्रामक रोग। तो अब ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले दो वर्ग बताए जाते हैं भाई, एक तो आनुवांशिक रोग बोले जाते हैं, एक उपार्जित या अर्जित रोग। आनुवांशिक रोग उनको कह रहे हैं जो आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, और ये रोग ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं जिनके द्वारा। उपार्जित या अर्जित रोग वो हैं जो वातावरणीय कारकों से हो रहे हैं, ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत नहीं होते। इनको भी दो वर्गों में बांट दिया, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक तेजी से प्रसारित, पूरी आबादी को प्रभावित। असंक्रामक रोगी व्यक्ति तक सीमित, अन्य पर इसका प्रभाव नहीं। आनुवांशिक रोग में अपन ने एग्जाम्पल लिखा, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया सिंड्रोम, वर्णन देता है इस प्रकार से। जन्मजात रोग, ऐसे रोग जो जन्म से ही संतति में हो जाते हैं वो जन्मजात रोग हैं, और आनुवांशिक रोग सारे के सारे जन्मजात होंगे। इसके अलावा ऐसे रोग जो माता के गर्भ में पोषण के दौरान, शिशु वहाँ जब पोषण प्राप्त कर रहा है गर्भाशय में, उस दौरान माता के रुधिर से शिशु में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो रोग भी इसमें आ जाते हैं, वो रोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एड्स और हेपेटाइटिस को अपन जन्मजात कह सकते हैं, लेकिन इनको आनुवांशिक नहीं कह सकते। संक्रामक रोग ऐसे हैं जो अलग अलग कैटेगरी में बांटे जाते हैं रोग कारक के आधार पर, जिसमें नाम आ जाता है बैक्टीरिया जनित, फिर चलो इनको मैं एक बार यहाँ पे बाद में ले लेते हैं। फिलहाल ये संक्रामक है, संक्रामक जो अपन ने बताया। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, बताओ संक्रामक में अपन दो चार नाम लिख लें, जैसे टीबी है, कोरोना पहले लिख देता हूँ भाई, गलती हो गई, सेकंड नंबर पे लिए। टीबी है, कोरोना है, हेजा है। अब ये तो आजकल इतने तो हम स्वस्थ रहने लगे। टीबी, कोरोना, हेजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। दो पिछली बार
जो रेनी सीजन होता था ना, डेंगू चिकनगुनिया कितना वो चलता रहता था, मलेरिया। अब की बार किसी ने याद ही नहीं किया इनको, तो कुछ भी हो सीधा यही याद है कोरोना, और कुछ भी याद नहीं है। असंक्रामक, असंक्रामक ऐसे रोग हैं जो रोगी व्यक्ति तक सीमित है, अन्य पर इसका प्रभाव नहीं आता। जैसे किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो ये उसी का रोग है। ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्लास में भी कई बार पढ़ाता हूँ तब भी कहते हैं सर एलर्जी तो संक्रामक हो गया। एलर्जी संक्रामक नहीं है। अरे किसी व्यक्ति को एलर्जी है, आप उसके साथ रहे तो ये थोड़ी है कि एलर्जी आपको भी होने लग गई। संक्रामक का मतलब क्या होता है? संक्रामक का मतलब यही है कि रोगी व्यक्ति के संपर्क में कोई भी आया तो वो रोग उससे दूसरे में जाएगा। वो तरीका अलग अलग हो सकता है जो अपन पढ़ेंगे। एलर्जी वातावरणीय कारकों से हमारे शरीर में उत्पन्न आकस्मिक संवेदना है, और ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता से उत्पन्न रोग होता है ये एलर्जी जो है, जिसमें आकस्मिक संवेदना जैसे छींक आने लग गई, नाक से पानी आने लग गया, आंखों से पानी आने लग गया, त्वचा पर लाल रंग के दाने हो गए, श्वास नली में संकुचन हो गया, इस तरह की स्थिति होती है। तो एलर्जी जो है असंक्रामक में आएगा। दूसरा ध्यान रखना, कैंसर। अब बताओ किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसी तक तो सीमित है। तीसरा पक्षाघात यानी लकवा, पैरालिसिस, पक्षाघात। तो ये रोग ऐसे हैं जो केवल रोगी व्यक्ति तक सीमित हैं, उसी को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे रोग कौन से कहलाते हैं भाई? असंक्रामक कहलाते हैं। तो ये स्थिति जो अपन ने बताई शुरू, प्राइमरी जो अपन ने इनका क्लासिफिकेशन किया है, सबसे पहले दो वर्गीकरण, आनुवांशिक, उपार्जित या अर्जित रोग। आनुवांशिक रोग बताए, उनके साथ में सब जड़ा जन्मजात। उपार्जित में दो बता दिए, संक्रामक और असंक्रामक। अब देखो जो मैं दो शब्द बता रहा हूं, एक शब्द तो मैं लिख रहा हूं रोगजनक या रोग कारक, पैथोजन, रोगजनक, और एक शब्द आता है रोगवाहक वेक्टर। एक तो लिखा है मैंने रोगजनक पैथोजन, और एक लिखा है मैंने रोगवाहक वेक्टर। रोगजनक जो है ये बोलेंगे रोग को उत्पन्न करने वाले कारक। रोग को उत्पन्न करने वाले कारक जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है वो है रोगजनक। और रोगवाहक, रोग को फैलाने या प्रसार करने वाले, रोग को फैलाने या प्रसार करने वाले कारक वो क्या हो गए भाई? रोगवाहक। एक तो लिखा है मैंने रोगजनक, रोग को उत्पन्न करने वाले कारक, एक हो गया रोगवाहक, रोग को फैलाने वाले कारक। पैथोजन, रोग को उत्पन्न करने वाले कारक। तो पैथोजन इनको बोला जाता है। इसी आधार पे अपन एक शब्द पढ़ते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो बोला जाता है रोगों का अध्ययन या रोग कारकों का अध्ययन, रोग का अध्ययन या रोग कारकों का अध्ययन, पैथोलॉजी। वो पैथोलॉजी शब्द यूज किया जाता है। कई जगह देखते हो आप लिखे होते हैं पैथोलॉजी लैब, जहाँ जांचें की जाती है अलग अलग रोग कारकों की। तो पैथोजन रोगजनक हो गया, पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन, रोग कारकों का अध्ययन। रोग को उत्पन्न करने वाले कारक रोगजनक है। अब ये जो रोगजनक है ना, इन रोगजनक में देखो बैक्टीरिया, ठीक है, नंबर 2 वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, नंबर 2 वायरस, नंबर 3 प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं प्रोटोजोआ, इसमें से परजीवी जो प्रोटोजोआ है ना वो रोग उत्पन्न करते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। एक हेलमिंथीज, हेलमिंथीज। अब हेलमिंथीज जो बोले जाते हैं, हेलमिंथीज बोलते हैं भाई सूत्रकृमि। हेलमिंथीज क्या बोले जाते हैं? सूत्रकृमि, धागे नुमा रचना, जिनमें एक तो आते हैं चपटे कर्मी, एक आते हैं गोलकृमि। गोलकृमि बोलते हैं एस्केरियासिस, और चपटे कर्मी बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथीज, वो बोले जाते हैं। तो हेलमिंथीज में 2 आ गए,
एस्के हेलमिंथेज और प्लेटी हेलमिंथेज। प्लेटी हेलमिंथेज तो चपटे कर्मी और एस्के हेलमिंथेज हो गए गोल कर्मी। तो ये भी रोग कारक में आते हैं। एक कवक, कवक भी रोग जनक में आते हैं। तो ये ऐसे हैं जो रोग को उत्पन्न करते हैं, और रोग को उत्पन्न करने वाले सारे कारक क्या कहलाते हैं भी, रोग जनक या रोग कारक कहलाते हैं। रोग जनक, इधर क्या शब्द लिखा अपन ने, रोग वाहक, रोग को प्रसार करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं शब्द लिख रहा हूं, संदूषित, संदूषित जल, संदूषित वायु, संदूषित भोजन, संदूषित वस्त्र, संदूषित औजार। ठीक है, संदूषित का मतलब है इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्टेड, यानी जिसमें रोगजनक मौजूद हैं, जिनमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हैं, वो जल। ऐसा जल जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, ऐसी वायु जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, ऐसा भोजन जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, ऐसे वस्त्र जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, ऐसे औजार जिनमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है। एक शब्द आता है संदूषित, एक शब्द आता है प्रदूषित। प्रदूषित का मतलब है किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में अवांछनीय परिवर्तन जो हानिकारक होता है, वो प्रदूषित कहलाएगा। जैसे जल है, अब जल में ऐसा कोई भी पदार्थ घुल जाए, केमिकल घुल जाए, जिससे जल का रासायनिक संगठन परिवर्तन हुआ और उसका वो परिवर्तन हुआ ऐसा जो कि हानिकारक हुआ, तो वो प्रदूषित जल हुआ। जैसे एक जल में शीशे की मात्रा ज़्यादा हो गई, अपन जल पीते हैं उसमें खनिज लवण आते हैं, अब खनिज लवण में जैसे फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो प्रदूषित जल हो गया। अगर पीने वाले जल में सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो गई तो प्रदूषित जल हो गया। तो इस तरह का शब्द अपन जो यूज करते हैं। एक शब्द आता है संदूषित, तो संदूषित शब्द किसके लिए आ रहा है, ऐसा अगर लिखा संदूषित जल तो ऐसा जल जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है। संदूषित वायु, ऐसी वायु जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है। संदूषित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है। संदूषित वस्त्र, संदूषित औजार, ये सारे। और औजार या जैसे अपन यूज करते हैं उपकरण बोल सकते हैं, ये सारे। तो एक तो ये जो रोग को फैलाते हैं। इसके अलावा रोगी व्यक्ति का संपर्क, रोगी व्यक्ति का संपर्क, और इसमें लैंगिक संपर्क भी आएगा। जो रोग जैसे HIV वायरस है, वो लैंगिक संपर्क से फैलता है भी। एक तो हुआ रोगी का वैसे सीधा संपर्क, जैसे आप गले मिल रहे हैं, ठीक है, हाथ मिला रहे, जैसे भी कोरोना में बोला गया आपको कि आप सोशल डिस्टेंस रखो। अब वो सोशल डिस्टेंस क्यों रखे कि रोगी व्यक्ति से आपका संपर्क नहीं हो। उसकी जैसे भाई उस ड्रॉपलेट में कोरोना वायरस के जो वायरोड मौजूद है, कण मौजूद है, वायरल कण, वो श्वास के माध्यम से अपनी श्वास क्रिया में अंदर जाएंगे, तो अपन मास्क पहनना जरूरी कर लिया है। ये हुआ एक। जैसे HIV वायरस है, अब HIV वायरस लैंगिक संपर्क से आएगा। रोगी व्यक्ति है, उसके साथ अगर अपन संभोग कर रहे हैं, लैंगिक संपर्क से हुआ, तो वायरस अपने अंदर आएगा। इस तरह की स्थिति। तो रोगी व्यक्ति का संपर्क, लैंगिक संपर्क, ये अपन इसमें जो लें रोग के फैलाने के अंदर, रोग का प्रसार जो अपन पढ़ रहे हैं ना इसके अंदर। इसके अलावा इसमें देखो एक शब्द और जोड़ेंगे अपन, संदूषित रुधिर, ये और जोड़ेंगे, ये भी तो है ना। ऐसा कोई भी रोगी व्यक्ति का ब्लड है जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, अगर वो ब्लड किसी को दे दिया गया तो वो रोगजनक भी तो स्वस्थ व्यक्ति में गए। तो ध्यान रखना, संदूषित रुधिर भी किसी को नहीं दिया जाता है। रुधिर अपन ब्लड डोनेट करते हैं तो उस ब्लड की पूरी जांच की जाती है, पहले कंप्लीट जांच होती है उसकी कि उस ब्लड के कंपोजिशन में कोई अवांछनीय पदार्थ तो नहीं है, और उसके बाद में वो ब्लड किसी को डोनेट किया जाता है। तो संदूषित रुधिर, वही शब्द आ गया, इस तरह से आ गया। रोगी व्यक्ति का संपर्क, लैंगिक संपर्क, ये सब ऐसे कारक हो गए। अब इसी कारक में देखो, ये जो फैलाने वाले जो कारक है ना, इसमें एक नाम मच्छर भी आएगा। जैसे अपन मलेरिया के लिए पढ़ते हैं मादा एनोफ्लीज मच्छर, डेंगू चिकनगुनिया के लिए पढ़ते हैं अपन एडिस एजिप्टाई मच्छर। इसी प्रकार से हाथी पांव, फील पांव जो रोग होता है उसके लिए अपन मादा क्यूलेक्स मच्छर पढ़ते हैं। मेनिंजाइटिस के लिए मादा क्यूलेक्स मच्छर पढ़ते हैं। तो मच्छर भी रोग का प्रसार कर रहे हैं। मक्खी, ये भी, मक्खी भी क्या है भाई, रोग का प्रसार है, रोग को फैलाने का काम है। तो ये सारे कारक वो हैं जो रोग को क्या कर रहे हैं भाई, फैला रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। तो एक तो हो गया रोग जनक, रोग को उत्पन्न करना, एक हो गया रोग का प्रसार, रोग को फैलाना।
दो स्थिति हो गई। तो रोगजनक पैथोजन, उसके आधार पे अपन ने बताया शब्द पैथोलॉजी, वेक्टर रोग का प्रसार करना, रोग को फैलाना, ये स्थिति जो आ गई। अब ये जो रोगों का वर्गीकरण अपन ने किया, अगर अपन स्टार्टिंग से देखें रोगों का वर्गीकरण, तो अपन ने बताया सबसे पहले आनुवंशिक रोग, फिर उपार्जित या अर्जित रोग, उसके बाद में उपार्जित अर्जित रोग को दो वर्गों में बांटा, संक्रामक और असंक्रामक। आनुवंशिक के साथ में अपन ने बताया जन्मजात रोग, दोनों में डिफरेंस बताते हुए उसी से रिलेटेड शब्द अपन ने जोड़े, रोग जनक और रोग वाहक, ये जो बात अपन ने बताई। यहाँ तक अपन ने रोग का परिचय जो अभी अपन ने बताया है। अब इसमें सबसे पहले जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं अपन आनुवंशिक रोग को। पहले आनुवंशिक रोग लेंगे, जैसे अपन ने शुरू किया उसके बाद में एक करके आते चले जाएंगे। सबसे पहले जो अपन पढ़ने जा रहे हैं आनुवंशिक रोग, और आनुवंशिक रोग के लिए अपन ने बताया ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। आनुवंशिक रोग में पहले बात कर रहे हैं अपन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया देखो, रुधिर थक्का बनने की सामान्य अवधि, रुधिर थक्का बनने की सामान्य अवधि, जब भी अपने चोट लग जाती है तो रुधिर थक्का सामान्यतः बन जाता है भाई 2 से 8 मिनट के दौरान। ये रुधिर थक्का बनने की सामान्य अवधि है 2 से 8 मिनट। और अगर इस अवधि में रुधिर का थक्का नहीं बन रहा और आगे यानी चोट गहरी है तो ये अवधि थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी रुधिर का थक्का नहीं बन रहा है, माना जाता है 28 से 30 मिनट। यदि थक्का 28 से 30 मिनट की अवधि तक, 28 से 30 मिनट की अवधि तक नहीं बन पाता है तो इसे हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। अगर इस अवधि तक भी थक्का नहीं बना तो इसको क्या नाम देते हैं भाई, हीमोफीलिया कहा जाता है। इस अवधि तक भी थक्का नहीं बना तो थक्का बनने की सामान्य अवधि कितनी है, 2 से 8 मिनट। अगर इस अवधि तक भी रुधिर का थक्का नहीं बना तो उसको नाम देते हैं हीमोफीलिया रोग। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चोट लगी और चोट लगने के 2 मिनट बाद में तुम तो चिल्लाने लगे, मेरा तो खून ही नहीं रुक गया यार, मैं गया काम से, मेरे तो हीमोफीलिया है, बचाओ मेरे को, वो हीमोफीलिया नहीं है। कई बार चोट लगने की सामान्य स्थिति में और कई बार ज़्यादा चोट लगती है तो रुधिर कई देर तक बहता रहता है। अगर इस अवधि तक भी रुधिर नहीं रुक रहा है तो वो प्राकृतिक रूप से हीमोफीलिया रोग माना जाता है। अब ये जो हीमोफीलिया रोग है ना, ये हीमोफीलिया रोग है सर्वप्रथम ब्रिटिश राज परिवार की महारानी विक्टोरिया में खोजा गया और इसी आधार पर इसे रॉयल डिजीज, शाही रोग भी कहा जाता है। बड़े लोगों का रोग रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, शाही रोग भी कहा जाता है। ब्रिटिश राज परिवार की महारानी विक्टोरिया में इसको सबसे पहले देखा गया था, तो उस आधार पे शाही रोग बोला जाता है। और लगातार रुधिर बहता है, इसमें रुधिर का अविरल प्रवाह होते रहने से इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। ऐसा रोग जिसमें चोट लगने के बाद में रुधिर का थक्का नहीं बन पा रहा, तो ब्लीडर्स डिजीज भी इसको बोलते हैं। तो आनुवंशिक जो पहला रोग बता रहे हैं अपन हीमोफीलिया, जो कि
एक्स गुणसूत्र पर इसका कारक पाया जाता है, लिंग एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। जो कारक बोला जाता है 8/9। तो एक्स लिंग गुणसूत्र पर इसका कारक पाया जाता है, तो उसकी वंशागति जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, हीमोफीलिया की वंशागति जो पूछी जाती है, हीमोफीलिया की वंशागति, हीमोफीलिया की वंशागति। देखो इसमें अपन ने गुणसूत्रों में पढ़ा, अगर नर के सामान्य नर की स्थिति तो ये दिखाते हैं 44 + XY। 44 तो है काय गुणसूत्र, XY हो गए लिंग गुणसूत्र है, और सामान्य मादा वो स्थिति हो गई 44 + XX। भाई अपन ने बताया ना आनुवांशिक रोगों का संबंध जीन किससे है भाई, आनुवांशिक संगठन से, DNA से। अगर हमारे गुणसूत्र सामान्य हैं तो ये तो सामान्य नर और मादा की स्थिति, गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं है। अब वाहक मादा, तो उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं 44 + XHX। मैंने एक X के ऊपर H लिखा है, ये H क्या है, हीमोफीलिया का आनुवांशिक कारक दर्शाया मैंने, H लिख दिया उसके ऊपर, हीमोफीलिया से नाम H लिख दिया। तो एक X पर H आनुवांशिक कारक मौजूद है हीमोफीलिया का, तो ये स्थिति बोली जाएगी वाहक मादा। वाहक मादा का मतलब जिसमें हीमोफीलिया का कारक मौजूद तो है लेकिन रोग प्रभावी नहीं हो रहा, वो अप्रभावी लक्षण है। अगली पीढ़ी में वो वंशागत होगा, अगली पीढ़ी में प्रभाव दिखाएगा। और एक मैं लिख रहा हूं इसमें रोगग्रस्त या हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष, अगर यही स्थिति, ये तो मादा में क्योंकि 2 X है ना, तो एक X पे रहता है तो ये अप्रभावी रहता है, लेकिन पुरुष में अगर ये आ जाता है X पर तो फिर ये प्रभावी रहता है, क्योंकि पुरुष में तो X एक ही है ना, एक Y है। तो पुरुष में एक X पे हीमोफीलिया कारक का बनना उसमें उस रोग की उपस्थिति को दर्शाता है, प्रभावी लक्षण बन जाता है। महिलाएं सामान्यतः इसकी वाहक होती हैं, बहुत ही रेयरली केस में महिला हीमोफीलिया ग्रस्त हो पाती है, और ये स्थिति तब बनती है जब ये स्थिति होगी, यानी महिला के दोनों एक्स पे अगर आनुवंशिक कारक मौजूद है हीमोफीलिया का, तब वो रोगग्रस्त में आती है, ये स्थिति रहती है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अपने पास में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन एक उदाहरण लें, क्वेश्चन अपने पास में आया कि एक माता जो है सामान्य और एक पुरुष वो है हीमोफीलिया ग्रस्त, यानी उसको हीमोफीलिया रोग हो रखा है। पुरुष है हीमोफीलिया ग्रस्त और महिला है सामान्य। अब बताओ महिला सामान्य है तो कैसे दर्शाएंगे, 44 + XX सामान्य महिला। पुरुष हीमोफीलिया ग्रस्त है तो कैसे दर्शाएंगे, 44 + XHY, ये दर्शाएंगे। भाई पुरुष में तो एक X था ना, उस पर हीमोफीलिया कारक दर्शा दिया, महिला सामान्य है तो सामान्य तो ये लिखेंगे अपन। आप जब युग्मक बनेंगे यानी इसमें जब अंडाणु बनेंगे तो ये स्थिति हो गई 22 + X 22 + X। इसमें जो शुक्राणु बनेंगे 22 + XH और 22 + Y, यानी ये वाले जो शुक्राणु है इन पे कोई आनुवंशिक कारक नहीं है हीमोफीलिया का, इन पर है। अब अगर अंडाणु जो है अगर इस शुक्राणु से मिलेंगे तो स्थिति बन गई ये 44 + XHX। तो जो पुत्रियां हो रही है ना, बताओ पुत्रियों में एक XP कारक आ गया है ना, तो ये वाहक हो गई। तो इसमें पुत्रियां तो हो गई वाहक, और पुत्र की स्थिति देखें वाई वाला क्रोमोसोम, पुत्र की स्थिति तो ये होगी ना वाई वाला क्रोमोसोम। पुत्र की स्थिति होगी। अब देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये वाला अंडाणु ये शुक्राणु 22 + XH,
पुत्री 22 प्लस XH, और ये भी हुई पुत्री, दोनों हीमोफीलिया की वाहक। अब अगर ये अंडाणु और ये शुक्राणु मिले, ये अंडाणु और ये शुक्राणु मिले, तो 44 प्लस XY XHY, सॉरी 44 प्लस XY और 44 प्लस XY, क्योंकि अंडाणु पे तो कोई हीमोफीलिया कारक है ही नहीं, तो ये जो पुत्र होंगे ना, ये पुत्र कैसे होंगे भी? सामान्य। पुत्र की स्थिति है सामान्य, सामान्य पुत्र। तो हीमोफीलिया रोग की जो वंशागति अपन ने देखी, इसमें मेन चीज यही ये है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में देखो ये तो दिया हुआ आएगा, ये जो देगा उसके आधार पर अपने को जो लिखना है ना गुणसूत्र की स्थिति, उसमें मेन ये ध्यान रखना है। सामान्य तो ये दर्शाएंगे अपन, वाहक ग्रस्त और वाहक। वाहक केवल महिला आएगी जब एक एक्स पे आएगा, रोगग्रस्त उसमें महिला तभी होगी जब दोनों पे आएगा। पुरुष या तो सामान्य आएगा या रोगग्रस्त आएगा, दो स्थिति आएगी। तो एक तो अपन ने क्वेश्चन ये लिया। अब ऐसे ही अपन जो दूसरा आनुवांशिक रोग ले रहे हैं, वर्णांधता, एक एग्जांपल मैं यहां करा दूंगा, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, और ये जो आनुवांशिक रोग है, इस आनुवांशिक रोग में व्यक्ति प्राथमिक रंग लाल व हरा में भेद नहीं कर पाता है, भेद नहीं कर पाता है, वो वर्णांधता। वर्ण हो गया रंग, अंधता, वर्ण के प्रति अंधता। देखो हमारा जो नेत्र है ना, मानव नेत्र, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, और रेटिना पर जीन संरचना बनती है दो, जो शंकु बनते हैं, एक तो बनते हैं शलाका और एक बनते हैं शंकु, रोड एंड कोन, शलाका एंड शंकु। ये जीन प्रोटीन संरचना है जो जीन द्वारा परिवर्तित होती है रेटिना के ऊपर। अब ये संवेदी शंकु हैं, शलाका और शंकु, संवेदी संरचनाएं हैं दोनों, शलाका और शंकु, रोड एंड कोन। शलाका तो है अंधकार के प्रति संवेदी और शंकु है प्रकाश के प्रति संवेदी। प्रकाश की उपस्थिति में रंगों की पहचान, ये है शंकु, और शलाका है अंधकार के प्रति संवेदी। जैसे प्रकाश अगर है, दिन में सूर्य का प्रकाश, रात में कृत्रिम लाइट, तो प्रकाश की उपस्थिति में कोई व्यक्ति ने किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं या उसका रंग कैसा है अपन पहचानते हैं। अब एक रात में अपन जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई लाइट नहीं है, अब कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, तो अपने को वो उसका ये तो नजर आ रहा है कि वो व्यक्ति है, आकार के आधार पर, गाय है तो गाय जैसा नजर आ रहा है, भैंस है तो भैंस जैसा नजर आ रहा है, लेकिन हम उसको देखकर उसको ये नहीं देख पा रहे उसका रंग कैसा है, उसने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि अंधकार में वो शंकु संवेदी नहीं होते। उस तो हम देख तो पा रहे हैं वो शलाका की वजह से, लेकिन भेद नहीं कर पा रहे रंगों में। अब इस रोग में जो अपने रेटिना पर शंकु हैं उनकी संरचना बाधित होती है, तो शंकु डेवलप नहीं होंगे तो फिर व्यक्ति प्रकाश की उपस्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाता, वो है वर्णांधता। इसमें रेटिना पर शंकु निर्माण दोषपूर्ण होता है, दोषपूर्ण होता है। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि शंकु प्रकाश के प्रति संवेदी, शंकु प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं जो रंग पहचान कराते हैं, रंग पहचान कराते हैं। तो वर्णांधता में रेटिना पर शंकु निर्माण दोषपूर्ण होता है, जिससे व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पा रहा। जैसे जिस व्यक्ति को जैसे अपन जाते हैं DL ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं ना, तो वो अपने को लाल, हरा और नीला जो प्राइमरी कलर हैं, खासतौर से लाल और हरा,
रेड और ग्रीन लाइट दो देखते हैं अपन सिग्नल पर, उनके लिए वो पूछते हैं या टेस्ट कराते हैं ये रंग कैसा है, इसमें ये पट्टियाँ कैसी, हरे रंग की है, लाल रंग की, इस तरह के। तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को डीएल जारी नहीं किया जाता है। अरे उसको थोड़ी पता चलेगा सिग्नल पे ग्रीन है कि रेड लाइट है। हाँ, तो आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, ऐसे जो ग्लास विकसित किए जा रहे हैं, वही व्यक्ति जो वर्णांध व्यक्ति है वो भी रंगों को हल्के रूप में पहचान पा रहा है। तो ये जो दूसरा बताया अपन ने वर्णांधता, अब इसमें भी देखो सामान्य महिला और पुरुष की स्थिति, तो वो इसके भी जो आनुवंशिक कारक है वो एक्स लिंक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। इसके आनुवंशिक कारक वो किस पर पाए जाते हैं भाई, एक्स लिंक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। अब इसकी वंशागति भी सेम उसी प्रकार से चलती है जैसे हीमोफीलिया के लिए बताया अपन ने। तो वर्णांधता की जो वंशागति है ना, वो सेम उसी प्रकार से होती है जैसे हीमोफीलिया के लिए बताया। अब वर्णांधता की वंशागति में देखें, अगर स्थिति ये आई वर्णांध पुरुष, तो अपन क्या लिखेंगे, 44 प्लस एक्स वाई, ये सामान्य हो गया। और इसके ऊपर मैंने लिख दिया सी। देखो वहाँ हीमोफीलिया के लिए मैंने एच लिख दिया था क्योंकि एक्स पे आनुवंशिक कारक है दोनों के, यहाँ कलर ब्लाइंडनेस है तो सी लिख दिया, बाकी बिंदु भी दर्शाते हैं, डॉट भी दर्शाते हैं अपन। और वो वाहक महिला, वर्णांधता की वाहक महिला, तो स्थिति लिखी जाएगी ये 44 प्लस एक्स सी एक्स। और वर्णांध महिला लिखा जाए तो, जो कि बहुत कम बनता है, तो सामान्यतः महिलाएं आनुवंशिक रोग की वाहकी होती हैं। वर्णांध महिला की स्थिति हो जाएगी 44 प्लस एक्स सी स्थिति, और सामान्य अपन जानते ही हैं। अब इसके अपन उदाहरण लें, अगर उदाहरण में अपन ने ले लिया वर्णांध पुरुष, अपन ने इसमें लिया है एक सामान्य पुरुष और महिला लिया अपन ने वाहक महिला। महिला तो कैसी है भाई, वाहक, और पुरुष कैसा है, सामान्य। अब सामान्य पुरुष को अपन कैसे दर्शाएंगे, 44 प्लस एक्स वाई। वाहक महिला को कैसे दर्शाएंगे, 44 प्लस एक्स सी और एक्स। ये तो स्थिति हो गई 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, और ये स्थिति हो गई 22 प्लस एक्स सी और 22 प्लस एक्स। सामान्य पुरुष, वाहक महिला। अब ये शुक्राणु अगर अंडाणु से मिला, 44 प्लस एक्स सी एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स। देखो अगर ये शुक्राणु अंडाणु से मिल रहा है तो एक अंडाणु पे तो आनुवंशिक कारक है वर्णांधता का, एक पे नहीं है। तो ये जो पुत्री हो गई, बताओ ये तो कैसी हो गई, वाहक, और ये पुत्री कैसी हो गई, सामान्य। अब अगर ये वाला शुक्राणु अंडाणु से मिल रहा है, बताओ ये और ये मिला तो, ये और ये मिला तो स्थिति क्या है, 44 प्लस एक्स सी वाई, वर्णांध हो गया। जो पुत्र है वो कैसा हो गया अभी, वर्णांध। और अगर ये शुक्राणु और ये अंडाणु मिला तो 44 प्लस एक्स वाई, ये हो गया सामान्य पुत्र। ये पुत्र कैसा हुआ अभी, सामान्य। तो जैसे अपन ने आनुवंशिक रोग की वंशागति देखी, वैसे अपन ने वर्णांध की देखी। ध्यान दो यहाँ पर वापस, पुरुष है सामान्य, वाहक, महिला है वाहक। सामान्य पुरुष तो सामान्य शुक्राणु बने आधे 22 प्लस एक्स आधे प्लस वाई। वाहक में एक तो आनुवंशिक कारक वाला अंडाणु और एक सामान्य अंडाणु। जब ये शुक्राणु सामान्य अंडाणु से मिल रहे हैं, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स 22 प्लस ये एक्सी वाला मिला तो ये वाहक हो गई। इसमें कारक आया और इसमें नहीं आया, सामान्य हो गया। ये वाला शुक्राणु जब अंडाणु पे आ रहा है तो एक तो ये स्थिति और एक ये बन रही है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं कि जो भी अपने को स्थिति देगा, ध्यान दे देना, महिला ज्यादातर वाहक,
पुरुष से रोगग्रस्त या सामान्य और महिला में रोगग्रस्त रेयर स्थिति बनती है जब दोनों पे ही एक्स पे आनुवांशिक कारक आता है तब। तो एक रोग तो वंशागतीय पड़ी अपन ने किसकी, वही हीमोफीलिया की, और एक रोग वंशागतीय पड़ी अपन ने किसकी, वर्णांधता की। ये दोनों अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में आनुवांशिक रोग में दो पढ़े अपन ने अभी, हीमोफीलिया और दूसरा पढ़ा अपन ने वर्णांधता। आनुवांशिक रोग में तीसरा जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने लिखे थे, सिंड्रोम, सिंड्रोम संतति। ये बोले जाते हैं अभी आनुवांशिक विकार युक्त संतति और गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न जो आनुवांशिक विकार युक्त संतति होती है उनको सिंड्रोम बोला जाता है, जिसमें अपन अलग अलग नाम सुनते हैं। वो नाम होते हैं वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर, जिन साइंटिस्ट ने बताया उनके नाम के आधार पर वो अलग अलग बताए जाते हैं। पहले यहाँ जैसे मैं ले रहा हूँ, पहले जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन लिंग गुणसूत्र से संबंधित, या इसमें जैसे अपन कॉमन एग्जाम ले लेते हैं, सारे आते चले जाएंगे उसमें। जैसे इसमें पहला मैं बता रहा हूँ डाउन सिंड्रोम। क्या लिखा है मैंने नाम, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन था साइंटिस्ट का नाम, सिंड्रोम जो अपन बोल रहे हैं आनुवांशिक विकार युक्त है संतति, डाउन सिंड्रोम ये साइंटिस्ट का नाम है। ये कैसे उत्पन्न होता है, मनुष्य के 21वें गुणसूत्र। अब देखो अपन बताते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 जोड़े में से 22 जोड़ी तो बताते हैं कायिक एलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम, एक बताते हैं लिंग गुणसूत्र 23वां एलोसोम। मनुष्य के 21वें गुणसूत्र में एकादि सूत्रण ट्राइसोमी, ट्राइसोमी एकादि सूत्रण से उत्पन्न सिंड्रोम, से उत्पन्न सिंड्रोम। अगर मनुष्य के 21वें गुणसूत्र में एकादि सूत्रण हुआ तो डाउन सिंड्रोम की स्थिति ये हो गई 45 + XY या 45 + XX, टोटल हो गए 47। बताओ इस तरह से क्यों लिखा है मैंने। भाई 44 जो लिखी जाती है, संख्या लिखी जाती है कायिक गुणसूत्र की, और फिर 2 लिखते हैं अपन लिंग गुणसूत्र, पुरुष में XY और महिला में XX। अब अगर एक लिंग गुणसूत्र बढ़ा है 21वें वाला तो वो तो कायिक में काउंट होगा, तो 44 जो कायिक थे वो टोटल 45 हो गए, 45 और 2 ये हो गए 47, 45 ये 2 47, तो एक गुणसूत्र बढ़ गया 47 हो गए। एकादि सूत्रण इसी को बोलते हैं, कुल गुणसूत्र संख्या में 1 की वृद्धि। अब 21वां जो कायिक गुणसूत्र है तो कायिक लक्षणों में परिवर्तन दर्शाता है। तो डाउन सिंड्रोम के जो लक्षण आ जाते हैं, इस संतति के जो लक्षण हैं, सिर का बड़ा आकार, सिर का बड़ा आकार, जीभ मोटी, पैरों की लंबाई, पैरों की लंबाई धड़ की तुलना में कम, जैसे मंगोलिया लोगों के होते हैं। धड़ जैसे अपने पैरों से ऊपर का जो पार्ट है धड़ बोलते हैं अपन, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे सामान्य रूप से क्या होता है, धड़ की लंबाई कम पैरों की ज़्यादा, यहाँ पैरों की लंबाई तो कम है, धड़ की लंबाई ज़्यादा है, और जो अपने पैरों के तलवे हैं वो सपाट, पैरों के तलवे सपाट, फ्लैट फुट, जो अपने आर्मी में अनफिट मानते हैं, पैरों के तलवे सपाट, और मंद बुद्धि यानी मानसिक रूप से कम विकसित होते हैं, मंद बुद्धि। सिर का बड़ा आकार, जीभ मोटी, पैरों की लंबाई धड़ की तुलना में कम, पैरों के तलवे सपाट, मंद बुद्धि।
अब इनके जो ये फिजिकल लक्षण अपन देख रहे हैं, पैरों की लंबाई धड़ की तुलना में कम, पैरों के तलवे सपाट, ये मंगोलियाई लोगों के लक्षण होते हैं। तो इनको एक नाम दिया जाता है मंगोलियाई मूर्ख। इन्हें मंगोलियाई मूर्ख भी कहा जाता है। इन्हें मंगोलियाई मूर्ख भी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंगोलिया के लोग मूर्ख हैं, इनके फिजिकल करैक्टर उनकी तरह हो गए, साथ में मंदबुद्धि हैं, तो इनको क्या नाम दिया जाता है भाई? मंगोलियाई मूर्ख भी कहा जाता है। किनको? डाउन सिंड्रोम को। तो पहला एग्जाम्पल अपन ने सिंड्रोम में जो लिया, डाउन सिंड्रोम, जो स्थिति अपन ने बताई अलग अलग, ये जो आ रहा है। अब इन्हीं सिंड्रोम में और जो हैं अलग अलग जो करेक्टर हैं सिंड्रोम में, और जो अपन जो लेंगे इसी में, तो पहली जो अपन ने लिखवा दिया डाउन सिंड्रोम, एक देखो नाम आता है चलो इसके बाद का जो है भाई वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, इसके बाद की क्लास में लेंगे। आगे के जो पोर्शन है, थोड़ा सा समय हो गया है क्लास का। रोग में जो अपन ने लिया, तो इसमें देखो अपन ने स्टार्टिंग से जो लिया था, सबसे पहले दो वर्गों में बांटा, आनुवांशिक रोग फिर उपार्जित या अर्जित रोग। आनुवांशिक रोग में एक शब्द जोड़ा था जन्मजात, और जो अर्जित या उपार्जित है उसमें बताया अपन ने दो, एक तो संक्रामक और एक असंक्रामक। जन्मजात अपन ने कहा था आनुवांशिक रोग सारे जन्मजात हैं, आनुवांशिक रोग सारे कैसे हैं? जन्मजात हैं। लेकिन माता के गर्भ में पोषण के दौरान माता के रुधिर से शिशु में कई रोग कारक ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो रोग भी जन्मजात में आ जाते हैं। तो HIV जन्मजात तो है लेकिन आनुवांशिक नहीं है। एड्स रोग जो बोलेंगे, हेपेटाइटिस जन्मजात है, आनुवांशिक नहीं है। आनुवांशिक संगठन जीन वगैरह में परिवर्तन से जो होते हैं वो आनुवांशिक रोग है एक्चुअल में। संक्रामक तेजी से फैलना, कोरोना जैसे अपन देख रहे हैं। असंक्रामक रोग व्यक्ति तक सीमित। हमारे परिवार में अगर किसी को कैंसर है तो बताओ वो व्यक्ति हमारे साथ है तो हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन अगर अभी हमारे परिवार में किसी को कोरोना हो जाए तो हम आसपास ही नजर नहीं आ रहे, तो वो कैसा हो गया? संक्रामक हो गया, तेजी से फैलना। दो शब्द ये थे, रोगजनक, रोगवाहक। पैथोजन रोगजनक, रोग को उत्पन्न करना, और उसी आधार पर अपन ने शब्द लिया पैथोलॉजी, रोगों का अध्ययन या रोग कारकों का अध्ययन। दूसरा रोगवाहक, रोग को प्रसारित करना, संदूषित जल, संदूषित भोजन, संदूषित वायु, संदूषित रुधिर, संदूषित वस्त्र, संदूषित औजार, ये सब बताए। इसके अलावा मच्छर, मक्खी, जीन, आनुवांशिक रोग के कारक, इस तरह से अपन ने सारा डिस्कस किया। ठीक है, तो अगला डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में।